हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सोशल लेन। आज का टॉपिक है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। ये टॉपिक कहाँ से लिया गया पता है ना आपको? कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको पता ही होगा कि ये कहाँ से लिया गया है। ये सिविक्स का एक चैप्टर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से लिया गया है और ये भी काफ़ी टफ है। इस चैप्टर का तो अधिकांश टॉपिक ही उलझा हुआ है। आपका कन्फ्यूजन्स होता है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लगता है सब रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे आज एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम पूरा प्रयास करेंगे आपको क्लियरली ये समझ में आ जाए कि डिग्निटी एंड फ्रीडम जो है ना, ये डेमोक्रेसी से जो रिलेटेड आउटकम्स है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पूरा चैप्टर जो है ना, उसके आउटकम्स को देख ले क्या क्या था वो। हमने सबसे पहला इस पूरे चैप्टर में आपने सबसे पहला पढ़ा कंपेरिजन बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसका वीडियो क्लिप आपका है प्लेलिस्ट में दिया हुआ और आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। दूसरा हमने देखा गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी, वो भी वीडियो क्लिप है दिया हुआ प्लेलिस्ट में और यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, इनइक्वालिटीज एंड तीसरा सोशल डाइवर्सिटी जो है, एकोमोडेशन, ये सब जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव जो आउटकम्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे क्लासेस में। लेकिन बट ये अभी का जो टॉपिक है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस पे बात करते हैं, बाकी को भी साइड में रखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम को व्यर्थ किए। टॉपिक क्या है? डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। आप डिग्निटी में समझते हो ना, रिस्पेक्ट भी कह सकते हो, इसको हिंदी में गरिमा कहा जाता है। और फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप किसी भी एक हिस्ट्री का एग्जाम्पल उठा के देखो, मान लो फ्रेंच रिवोल्यूशन या आप पढ़े थे 9th में, तो वहाँ तो भाई फ्रीडम के लिए ही क्या हो रहा था, मारा मारी हो रहा था। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जब बन रही है तो फ्रीडम को तो एकदम बेसिस मान के चलना चाहिए और डिग्निटी को। तो देखो डेमोक्रेसी इसके बारे में क्या सोचता है, इन दो शब्दों के बारे में। दो, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। अगर डेमोक्रेसी को दूसरे गवर्नमेंट से कंपेयर किया जाए, किसी भी गवर्नमेंट से, वो चाहे मोनार्कीज हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, या चाहे दूसरे गवर्नमेंट्स हो, अगर उससे कंपेयर किया जाए किस मामले में, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और डिग्निटी के मामले में, तो बाकी से ये सुपेरियर माना जाएगा। हर एक इंडिविजुअल की बात करी जा रही है, हर एक इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट का, डिग्निटी का और फ्रीडम का। सोच के देखो, हिटलर जैसा शासक हो, डिक्टेटरशिप चल रहा हो, तो क्या हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और हर एक व्यक्ति का रिस्पेक्ट उसके लिए मायने रखता है? कोई राजा ही शासन कर रहा हो तो क्या ये चीज़ें मायने रखती है उसके लिए? नहीं रखेगा मायने। तो चलो इसको समझते हैं कैसे। देखो आपका क्वेश्चन भी बना हुआ है, क्यों डेमोक्रेसी को सुपीरियर क्यों कहा गया बाकी दूसरे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, खास करके जब डिग्निटी और फ्रीडम की बात की जा रही हो हर एक इंडिविजुअल्स का। इसके पीछे कारण क्या है? तो यहाँ हम इंडिविजुअल्स का जरा मेंटेलिटी की वो देख लेते हैं। किसी भी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो हर एक व्यक्ति होता है, उसे डिग्निटी और फ्रीडम क्यों चाहिए? देखो ये फ्रीडम जो है ना, फ्रीडम की बात करो या डिग्निटी की रिस्पेक्ट की बात करो, ये तो हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि अगला व्यक्ति, जो भी दूसरा व्यक्ति हो, वो उसको रिस्पेक्ट करे, हर मामले में उसको स्वतंत्रता दे। और प्रॉब्लम्स तब खड़ी होती है दो व्यक्ति के बीच जब रिस्पेक्ट को या फ्रीडम को डिस्टर्ब किया जाता है, तब जाके दो व्यक्ति के बीच का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू ना हो दो व्यक्ति के बीच में, दो व्यक्ति का जो एक व्यक्ति का रिस्पेक्ट है ना दूसरे की वजह से डिस्टर्ब ना हो, इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद देखा गया कि बाकी गवर्नमेंट के कंपैरिजन में डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है। डेमोक्रेसी कम से कम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है और इस चीज़ को देने का प्रयास करती है। उदाहरण के तौर पे ले लो, उदाहरण के तौर पे इस टॉपिक से बाहर, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? 6 फंडामेंटल राइट्स दे रहा है ना हमें। ये क्या है? पावरफुल गारंटी कह सकते हो। अब इससे क्या हो रहा है? हमारा राइट्स, हमारा फ्रीडम, हमारा रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। तो हर एक व्यक्ति को ये प्रोवाइड किया, ऐसा नहीं कि सबको, स्पेशल जो हायर कास्ट है उसको दे रहा है या पर्टिकुलरली जिसका स्टेटस अच्छा है उसको दे रहा है, सबको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? डेमोक्रेसी सुपीरियर है फ्रीडम और इंडिविजुअल के डिग्निटी के मामले में। का है भाई? तो सोसाइटी के अंदर हर एक व्यक्ति को चाहिए स्वतंत्रता, सोसाइटी के अंदर हर व्यक्ति को चाहिए रिस्पेक्ट। इसी को आधार मान के डेमोक्रेसी ने इसको आइडेंटिफाई किया। देखो तो डेमोक्रेसी ने क्या किया? रिस्पेक्ट और फ्रीडम को अपने डेमोक्रेसी का बेसिस मान लिया गया। पूरे डेमोक्रेसी का बेसिस माना गया कि नहीं, डेमोक्रेसी का ये आधार होना ही चाहिए। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो रिस्पेक्ट और फ्रीडम तो हर एक व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। और वर्ल्ड ने क्या किया? पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेसीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उसने कम से कम इसको रिकॉग्नाइज्ड किया। किस चीज़ को? रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम को। किस फॉर्म में रिकॉग्नाइज्ड किया?
प्रिंसिपल्स के फॉर्म में। तो ये प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से लॉ के रूप में डेमोक्रेसीज ने वर्ल्ड लेवल पे जितने भी डेमोक्रेसीज हैं उसने इन दो चीज़ों को क्या किया, एज ए प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड किया। आप इस शब्द को लॉक कर लो माइंड में, क्योंकि आने वाला जो अगला जो पॉइंट्स है ना आगे, वो प्रिंसिपल से रिलेट होगा। जब तक डेमोक्रेसी, जब तक कोई गवर्नमेंट, जब तक कोई सिस्टम किसी पार्टिकुलर चीज़ को एज अ प्रिंसिपल आइडेंटिफाई नहीं करती है, तब तक वो लोगों के लिए मान्य नहीं होगा। वो अभी आगे हम देखेंगे उसको कैसे। लेकिन हाँ, इस प्रिंसिपल वाली जो बात है ना, डिग्री रिस्पेक्ट और फ्रीडम का, ये अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए ना, तो इसका जो रिकॉर्ड है ना हर डेमोक्रेसीज में अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो, 4 सोसाइटीज विच हैव बीन बिल्ट फॉर अ लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशंस। मतलब कह रहे हैं वैसा सोसाइटी, उस सोसाइटी के लिए जो लंबे समय से किस आधार पे चल रहा भाई, सबऑर्डिनेशन, दबाव में चल रहा, डोमिनेशन, किसी का इकलौता अधिकार चल रहा हो, वहां पे ऐसे मैटर को आइडेंटिफाई करना, इट इज नॉट ए सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। देखो, एक सोसाइटी ऐसा है जहाँ पे सबऑर्डिनेशन लंबे समय से चल रहा था। जब डेमोक्रेसी आई उससे पहले सबऑर्डिनेशन चल रहा था, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को दबा के रख रहा था। वैसे जगह पे भाई सबको इक्वल कंसिडर करना थोड़ा सा असंभव लगता है। आप इस बात को समझ रहे हो कि पूरा का पूरा एक समाज है, ठीक है, और पूरा का पूरा समाज पे क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर ग्रुप्स, एक पार्टिकुलर सेक्शंस क्या कर रहा है, दबाव बना के रखे हुए हैं। और अचानक से सिस्टम चेंज, डेमोक्रेसी आ गया। अब डेमोक्रेसी आ गया तो क्या हो रहा है ना, कि कह रहे नहीं सब बराबर है। ये कैसे होगा भाई? उदाहरण के तौर पे चलो उदाहरण देख लेते हैं, फिर बाद में चलेंगे टॉपिक पे। आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से याद होगा, अधिकांश बच्चों को याद रहता है, याद है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सोसाइटी 3 भाग में बटा हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड वाले प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे थे, थर्ड वाला नहीं कर रहा था, वो उसको क्रश करके रखे हुए था, सबऑर्डिनेट करके रखा हुआ था, डोमिनेट किया हुआ था। अब हुआ वहाँ पे रिवोल्यूशंस और हो गया डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। अब सोचो जरा, फर्स्ट स्टेट और थर्ड स्टेट दोनों को इक्वल राइट्स मिल रहा है, क्या ये पॉसिबल है? चलो डेमोक्रेसी रूल्स बना दे रहा है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? सब लोग मानेगा इस चीज़ को? नहीं मानेगा। चलो दूसरा इंडिया का एग्जाम्पल है। इंडिया में वैसे ही चलता था पहले एंशियंट टाइम में। चलो ना, एंशियंट टाइम से जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना, तो यहाँ एक पार्टिकुलर सेक्शंस, क्षत्रिय वाला ग्रुप हो गया, ब्राह्मण वाला ग्रुप हो गया, वो सबऑर्डिनेट करके रखे हुए था शूद्र को, वैश्य को। अब क्या हुआ, डेमोक्रेसी आया, सबको इक्वल एक तराजू में तौल दिया। तो इससे क्या हो रहा है, सब एक दूसरे को इक्वली ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो तो एग्जाम्पल्स है। जरा बुक क्या कहता है वो देखें। टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है कि ऐसा सोसाइटीज़ जहाँ पे सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन बहुत लंबे समय से चल रहा हो, क्या वहाँ हर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट किया जा सकता है? तो पहले तो ये देखेंगे कि अगर डेमोक्रेसी इसको एज अ प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर दिया है कि नहीं सब लोग इक्वल है, तो फिर स्लोली ये चीज़ें पूरे अप्लीकेबल हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे, चलो उदाहरण देखते हैं इसको। उदाहरण 2 लिया गया है आपका बुक में। एक वुमेन का डिग्निटी की बात की जा रही है और इंडिया का एक कास्ट सिस्टम की बात की जा रही है। पहले वुमेन का डिग्निटी देखते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड को देखा जाए, पूरे वर्ल्ड को, तो पूरे वर्ल्ड में क्या देखा जा रहा है कि जो सोसाइटी रहा ना वर्ल्ड में, वो कैसा रहा, मेल डोमिनेटेड रहा। मतलब पुरुषों की प्रधानता रही, पुरुष ही पूरे सोसाइटी पे कंट्रोल किए हुए थे। अब वैसे सोसाइटी के अंदर औरतों ने स्ट्रगल किया, लंबे समय तक स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करने के बाद क्या हुआ, लोगों में सेंसिटिविटी आई, पूरे सिस्टम में सेंसिटिविटी आई, और उनको ये एहसास होने लगा कि औरतों को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, औरतों को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए। डेमोक्रेसी को लगा कि नहीं, कि इनके स्ट्रगल के बाद डेमोक्रेसी को क्या लग रहा है, या सिस्टम को या लोगों को क्या लग रहा है कि इनको भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए पुरुषों की तरह, इनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और पुरुषों की तरह। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? स्पेशली वुमेन के बारे में, थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जब ये चीज़ें हुआ ना, तो डेमोक्रेसी ने क्या किया, कहा ठीक है भाई, ये प्रिंसिपल के रूप में हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये प्रिंसिपल होना चाहिए डेमोक्रेसी का कि नहीं, जैसे पुरुष को इक्वलिटी दी जा रही है, पुरुष को रिस्पेक्ट दी जा रही है, सेम हूबहू किसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, औरतों को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये डिसाइड हो गया। जैसे प्रिंसिपल आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो औरतों के लिए ईजी हो गया, आसान हो गया स्ट्रगल करना। जो चीज़ें अब मोरली, जो चीज़ें लीगली अब अनएक्सेप्टेबल था, लोग जिसको नहीं मानते थे, आसानी से औरत प्रिंसिपल की वजह से उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते। देखो हमने अभी क्या समझाया, एग्जाम्पल में क्या समझाया, जो वुमेन परेशान थी, स्ट्रगल कर रहे थे, फिर भी लोग ध्यान नहीं दे रहा था, डेमोक्रेसी आगे आया हीरो बन के, और उसने क्या किया, लॉ बना दिया।
उसने क्या किया, प्रिंसिपल्स के रूप में आइडेंटिफाई कर दिया, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, वुमेन हो, बच्चे हो, बूढ़े, सब लोग बराबर है। तो औरतों के लिए आसान हो गया ना। अब सोसाइटी नहीं भी मानेगा तब भी डेमोक्रेसी के डर के मारे या डेमोक्रेसी के फोर्स के वजह से हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट और इक्वलिटी देनी होगी। आज तो वो हो रहा है हमारे सोसाइटी के अंदर। अपने इंडिया की बात करो, पैट्रियार्चल सोसाइटी है, पितृप्रधान सोसाइटी है। कुछ घरों में अब भी चलता है कि औरतों को दबा के रखा जाता है, लेकिन बहुत सारे सोसाइटी में, बहुत सारे घर जहाँ लिबरल फैमिलीज रहती है, शिक्षित रहते हैं, वहाँ उनको भी क्या किया जाता है, इक्वल स्टेटस दी जाती है। तो ये तो डेमोक्रेसी की वजह से हुआ, सोच की वजह से नहीं। डेमोक्रेसी ने जब एज अ प्रिंसिपल आइडेंटिफाई किया, तो प्रिंसिपल पे आप फंसे हुए हो ना। प्रिंसिपल आपको याद है ना, यहाँ पे प्रिंसिपल इसकी हम बात किए थे, इसलिए बोले थे इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप, कि डेमोक्रेसी ने क्या किया, इसको प्रिंसिपल के रूप में रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम को आइडेंटिफाई किया, और वो चीज़ यहाँ एग्जाम्पल में दिख रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखें अपने कंट्री इंडिया का। इंडिया का तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंडिया क्या है, इंडिया में देखो क्या चलता था। इंडिया में चलता था कास्ट इनइक्वालिटीज। देखो अपने इंडिया के अंदर कुछ ऐसे सर्टेन कास्ट थे जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, ठीक है, उन इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी। तो डेमोक्रेसी ने क्या किया, इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसने क्या किया कि इक्वल स्टेटस और अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज वाले जो टर्म है ना, इसको स्ट्रांग किया लॉ बना के। और लॉ बना के क्या किया, कोशिश किया कि जो डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट है, जो उनके साथ एट्रोसिटीज हो रहा है या जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रहा है, कम से कम वो क्या हो, सॉल्व हो जाए। ये इंडिया ने क्या किया, इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो उसने प्रयास किया कि जो इंडिया के अंदर डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो सेक्शंस है, जो जाति है, उसको आइडेंटिफाई किया, उसके लिए नियम बना दिया कि भाई आपके साथ ये चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। इक्वल स्टेटस दे रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है इंडिया किसको, जो कास्ट लोअर कास्ट है उनको। अब जैसे ये किया, तो करने का मतलब क्या हुआ कि यही हो गया आपका प्रिंसिपल, आइडेंटिफाई कर दिया। अब एक बार प्रिंसिपल बन गया, यानी एक बार अगर लॉ बन गया, तो लॉ बनने के बाद आज ऐसा नहीं कि आज नहीं होता है इनक्वालिटीज, आज भी जाति के आधार पे असमानता देखने को मिलती है, बट उसमें मॉरलिटी बहुत कम होती है और उसमें लीगल फाउंडेशन नहीं होता। लोग क्या करता है, चोरी छिपे इसको फॉलो करता है। ओपनली नहीं कह सकता कि फलानमा के साथ हम बुरा व्यवहार कर रहे हैं, गुप्त रूप से वो चीज़ें होती है। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी ने इंडिया के अंदर प्रिंसिपली आइडेंटिफाई किया कि ये जाति वाला जो इनइक्वालिटीज़ है ना, ये गलत है, और इसके बाद ये चीज़ें खत्म होने लगी। तो वर्ल्ड लेवल पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे डेमोक्रेसी में, ये देखने को कि डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट और फ्रीडम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कैसे ये प्रोवाइड कर रहा है। और अगर नॉन डेमोक्रेसी में देखा जाए, चाहे वो जाति की बात की जाए, चाहे वो डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात की जाए या दूसरे राइट्स का बात किया जाए, वहाँ हर एक व्यक्ति का क्या मॉरलिटी है, हर व्यक्ति को क्या चाहिए, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो तो अपनी इच्छा से कंट्री को बस क्या करेगा, रन करेगा। तो ये जो डिग्निटी एंड फ्रीडम था, आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपने पूरा वीडियो लगातार देखा बिना स्किप किए हुए तो। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।